करंट अफेयर वीकली देखेंगे जो कि आपको टैक्स, इमेज एंड वीडियो के सहायता से आपको समझाएंगे, जिसमें कि टॉप 20 करंट अफेयर होंगे एक सप्ताह का। आपको आधे घंटे का समय लगेगा, तो आप इसे जरूर देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, ये आपको जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको सामान्य जानकारी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको इससे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज के साथ आपको सिंपल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सारी एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको पता ही है कि करंट अफेयर हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए लेट्स भी हम लोग देखते हैं, न्यूज के माध्यम से एनालिसिस करेंगे और उससे जो भी क्विज बनेंगे, क्विज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्विज आते हैं। तो पहले देखिए न्यूज क्या है। पहला न्यूज है आपका यूएई इंडिया CAPA काउंसिल इंक्स MOU विथ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आप यहाँ पे घबराइए नहीं, जितने भी एनालिसिस हम करेंगे वो सारे होंगे हिंदी में। इंग्लिश से हमने बस न्यूज़पेपर का न्यूज लिया है रेफरेंस के लिए, तो आप देखिए शांति से। देखिए, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया, ये दो कंट्री के बीच में CAPA काउंसिल इंक्स MOU विथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दो देशों ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, आपने सुना होगा, इसके साथ एक MOU किया है। ठीक है, लेकिन ये CAPA जो है यूएई और इंडिया के बीच पहले ही हो चुका है। अब ये दोनों मिलकर एक MOU कर रहे हैं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए। तो जब यूएई और इंडिया के बीच हो चुका है तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी MOU करना पड़ा, क्योंकि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ऑलरेडी भारत का ही है। तो देखिए, जागरूकता फैलाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि CAPA क्या होता है। सबसे पहले देखिए, दो टर्म होता है इकोनॉमी में। दुर्भाग्य से दोस्तों हम लोग ये दोनों टर्म को विस्तार से समझ नहीं पाते हैं और इसका क्या होता है, एग्जाम में हम गलत उदाहरण या गलत आंसर पेश करते हैं। तो CAPA क्या होता है, एक होता है FTA, आपने नाम सुना होगा, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये भी दो देशों के बीच होता है। एक होता है CAPA, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट क्या है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली जो है वो गुड्स ट्रेड पर, गुड्स यानी कि वस्तु, GST है ना, जैसे GST भारत में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए है। तो इसी तरह से FTA जो है गुड्स पे फोकस करता है, सिर्फ गुड्स के ट्रेड पे फोकस करता है, उससे संबंधित छूट देता है, उससे संबंधित जो भी होता है आपस में दो देश आदान प्रदान के लिए समझौता करते हैं। लेकिन CAPA एक कम्प्रहेंसिव, शब्द सही समझिए, कम्प्रहेंसिव। कम्प्रहेंसिव मीन्स क्या हुआ, ये एक विस्तारित, मतलब कि CAPA में बहुत सारे चीज़ आएंगे जबकि FTA में केवल गुड्स आएगा। तो CAPA में क्या क्या आ सकते हैं, गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, सेवा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट देखिए, एक हो गया आपका गुड्स से रिलेटेड जो FTA, उसमें केवल अपने यहाँ गुड बनेगा, उनके यहाँ कोई वस्तु बनेगा, एक दूसरे के यहाँ हम लोग वस्तु बेच सकते हैं, कैसे छूट दिया जाएगा, क्या होगा उस पर, टैक्स में छूट, ये सब रिबेट दिया जाएगा, वो FTA के तहत होगा। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि CAPA एक विस्तारित चीज़ है, FTA से बड़ा चीज़ है। अगर ये हो गया FTA तो ये हो गया CAPA। ठीक है, यानी CAPA के अंडर में ही FTA आएगा। तो हम लोग टर्म को समझते जाते हैं, इसके बाद हम लोग MCQ देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होंगे फ्रेंड्स, दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन बना रहेगा और सिर्फ करेंट अफेयर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो हम CAPA देख रहे थे। तो CAPA में क्या है, इन्वेस्टमेंट। IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने बनाया, जैसे कोरोना वैक्सीन कोई कंट्री बनाया और उसका प्रोडक्शन यदि इंडिया में किया जाएगा, उस पर रिसर्च किसी और देश ने किया लेकिन उसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट सस्ता है और कुछ उसे कॉस्टली सस्ता पड़ सकता है। तो इंडिया उसको एक विश्वास देगा कि आपका जो इंटेलेक्चुअल है उसको हम ओपन नहीं करेंगे, मतलब इसका हम चोरी नहीं करेंगे आपका इंटेलेक्चुअल को, और यहाँ पे बनेगा। तो IPR भी CAPA के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, यानी कि सरकार भी खरीदती है कुछ चीज़ों को, जैसे क्या खरीदती है सरकार दूसरे कंट्री से, लड़ाकू विमान, सुना होगा लड़ाकू विमान। ठीक है, तो इस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे कहाँ से खरीदा गया है, USA का है अपाचे। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी प्रोक्योरमेंट करती है। डिस्प्यूट, दो देशों के बीच में जब विवाद होंगे, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, जब विवाद होंगे तो उस विवाद को भी सुलझाने। तो ये इस तरह से हमने देखा कि CAPA में बहुत सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं, जबकि FTA जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें बेसिकली क्या होता है कि गुड्स से रिलेटेड ही केवल चीज़ों को वहाँ पर कवर किया जाता है। तो अभी इंडिया यूएई के बीच में CAPA कब हुआ था, ये आप हमें बताइए। ये फोर्स में 1 मई 2022 को आ गया है था। इंडिया और UAE के बीच में CAPA कब फोर्स में आया था, 1 मई 2022 से ही है। लेकिन ये दोनों मिलकर अब इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी MOU किए हैं। तो क्यों किए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, UAE भारत CAPA काउंसिल जो है CAPA है, और UAE ये जो काउंसिल है भारत वाणिज्य मंडल,
आईसीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। उससे क्वेश्चन राइज हो रहा है। जो समझौता किया गया है इंडिया यूएई के, जो सीएपीए समझौता किया है किसके साथ, आईसीसी के साथ, तो उसका उद्देश्य क्या है देखिए, यूएई भारत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और यूएई भारत व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौते ने सीएपीए के लाभों के बारे में जागरूक करना है। जैसे सीएपीए क्या होता है, ये हमने आपको जागरूक किया, ठीक है, लेकिन इसका लाभ क्या है, इसको जागरूक कहाँ किया जाएगा, व्यापार के क्षेत्र में जागरूक कौन करेगा इसको। जब तक कोई भी समझौता लागू होता है, जैसे व्यापार से संबंधित ये समझौता है, और व्यापार करने वाले लोगों के बीच में इसकी जागरूकता नहीं होगी, तो क्या ये समझौता दो देशों के बीच हो जाने से कोई बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाभों के बारे में जागरूक करना है इसलिए, और ये क्या है, भारतीय वाणिज्य मंडल, ये भारत के व्यापार से संबंधित एक संघ है, तो इसीलिए इसके साथ समझौता किया गया है ताकि जागरूकता फैलाया जा सके, इससे क्या लाभ होता है। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को देखा। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, न्यूज़ नंबर 2, जिससे कि क्वेश्चन एमसीक्यू हम 2 लेंगे। इससे क्वेश्चन क्या क्या राइज होगा, देखिए, बेलीजे, जमैका और विंसेंट और ग्रेनाडाइंस ये एलिमिनेट कर चुके हैं। एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, हटाना, ठीक है। क्या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माता से बच्चों के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है किस चीज़ का, यानी कि संक्रमण HIV का और सिफिलिस का, ये 2 क्या है, वायरस जनित रोग हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो, ये जो वायरस है, और ये सिफिलिस भी एक प्रकार का वायरस है, और ये दोनों होते हैं सेक्सुअल डिजीज। इसका ट्रांसमिशन का जो माध्यम है और सेक्स के माध्यम से दोनों होते हैं, तो इसके बारे में है। तो ये WHO आप जानते हैं, WHO इन देशों को क्या है, मदर टू चाइल्ड एलिमिनेट मीन्स हटाने, यानी कि इन 4 देशों में से HIV और सिफिलिस हट चुका है, ट्रांसमिशन नहीं होता है। उन्होंने वहाँ जागरूकता से लेकर दवा सब चीज़ अवेलेबल कराया है, तो उससे संबंधित न्यूज़ है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या इससे राइज होता है। कौन से देशों को 7 मई 2024 को WHO द्वारा मातृ से शिशु HIV और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया, यानी WHO ने इन्हें मान्यता दे दिया है कि आपके यहाँ से यह संक्रमण समाप्त हो चुका है। तो कौन से देशों के बीच, कौन से देशों को मान्यता दिया है, ये आपको बताना है। सही उत्तर है बेलीज, जमैका, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ये 4 कंट्री हैं। चलिए, और हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टार हम दिए हैं, ताकि आप भी यदि नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स में इस स्टार के माध्यम से आप जिसको जगह देना चाहे उसको आप जगह इंपॉर्टेंट समझते हुए दे सकते हैं। ऐसे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी कौन कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए स्टार का यहाँ पर सिम्बॉल मैंने लगाया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, पुतिन रीअपॉइंटमेंट्स मिशूस्टिन एज रसिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि रूस के प्राइम मिनिस्टर, रसिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया हाल ही में। किसे, ये हैं देखिए पुतिन साहब, और ये कौन है, ये हैं मुस्टिन, जिन्हें कि हाल ही में PM बनाया गया है। आप बताइए कि जो रसिया है, रूस में बड़ा किसकी पद होती है, प्रोटोकॉल से या पावर से, PM की या फिर राष्ट्रपति की, और इंडिया में किसकी होती है, और इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, और अमेरिका में कौन सा सिस्टम चलता है, ये आप बताइएगा। चलिए, इससे क्वेश्चन क्या राइज होता है, 3 मई 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया है। तो सही उत्तर क्या है, मिखाइल मिशूस्तिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट न्यूज़ से क्या क्वेश्चन राइज होगा, क्वेश्चन क्या है, पायनियरिंग इंडिया फर्स्ट लॉइटरिंग एरियल म्यूनिटन्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत का पहला क्या है, ये जहाज़ है, बनाया गया है, देसी है, स्वदेशी, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इस विशेषता के कारण ये न्यूज में है, अनमैन्ड भी हो सकता है, लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस है, इमरजेंसी में इसका यूज किया जाएगा। तो इसको आप देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफेंस सेक्टर में अभी ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, हालांकि इसका डिज़ाइन भारत सरकार के DRDO है, DRDO जितने भी डिफेंस से रिलेटेड DRDO ही देखता है, भारत सरकार का जो विंग है इसने बनाया है, लेकिन इससे किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। देखिए एक्चुअली है क्या कि 2001 में ही भारत के डिफेंस सेक्टर को क्या कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। और FDI देखिए जो देसी कंपनियां हैं 2001 में ही 100% भारत में क्या कर सकती हैं,
इंडियन प्राइवेट सेक्टर कोई भी डिफेंस से संबंधित कुछ भी बना सकती हैं, या वो ड्रोन हो या कुछ भी हो। लेकिन एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 26% तक अलाउ था, ठीक है, वो भी लाइसेंसिंग के माध्यम से। और ये भी जो भारतीय प्राइवेट कंपनी है 100%, वो भी लाइसेंसिंग के माध्यम से, मतलब कि भारत सरकार से पहले लाइसेंस लेना होगा तभी बना सकते हैं, ऐसे नहीं। तो लाइसेंस के माध्यम से एफडीआई को 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी पैसा के माध्यम से जो कंपनियाँ खड़ी होती है उसे एफडीआई बोलते हैं, उसे 26% तक एफडीआई कोई भी विदेशी कंपनी से विदेश से फंड ले सकती है कोई कंपनी, कितना 26% तक, वो भी लाइसेंस के माध्यम से। लेकिन खुद के पैसा, भारत के पैसे के इन्वेस्टमेंट से 100% तक वो लाइसेंस के माध्यम से कोई भी चीज़ बना सकती है। तो इसी तरह से, और इसको इंक्रीज किया गया बाद में 74% ऑटोमेटिक रूट से, और 100% तक किया गया फिर गवर्नमेंट रूट के माध्यम से, ठीक है। और ये क्यों किया गया ये सब, ताकि आपने देखा होगा मेक इन इंडिया पॉलिसी, सुना होगा आपने। अब ये मेक इन इंडिया पॉलिसी कितना सक्सेस है कितना नहीं सक्सेस है, ये तो आप ही समीक्षा कर सकते हैं। क्यों, अगर ये सक्सेस होता तो आज देखिए अभी फ़िलहाल जो भारत में क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है, चुनाव। आप जानते हैं कि हम सभी चुनाव जो हैं, नेता लोग चुनाव में अपना, जो वर्तमान की सरकार होती है वो अपने विकास जो किया है पिछले इस करंट सरकार में उसको मुद्दा बनाती है, और विपक्ष की सरकार जो होती है, वो विपक्ष के लोग जो होते हैं सरकार में एक्चुअली, तो विपक्ष के लोग वो आगे क्या करेंगे उससे मुद्दा बनाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें यहाँ पर ये देना है, जो मुद्दा होता है चुनाव में। तो वर्तमान सरकार, आप खुद सरकार में भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे क्या करेंगे वो तो बताना है, लेकिन आपने पीछे क्या किया उसके आधार पर भी चुनाव में इतने चुनावी भाषण हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कभी आप सुन रहे हैं कि मेक इन इंडिया के नाम पे वो कभी वोट कहीं मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। क्या हो सकता है कारण, आप इतना से अंदाज लगाइएगा। अगर कोई भी चीज़ सक्सेस होगा तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में उसका मुद्दा उठेगा कि हमने ये किया है। तो मेक इन इंडिया का कहीं नाम आपने तो सुना नहीं होगा। लेकिन मेक इन इंडिया इस सबको बढ़ावा देने के लिए एफडीआई को 74% तक बढ़ाया गया था, और गवर्नमेंट रूट के माध्यम से 100% तक एफडीआई को रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ाकर कर दिया गया था, ठीक है। और स्पेस सेक्टर को भी 100% एफडीआई किया गया था। कब, ये भी ज़्यादा पहले पुराना न्यूज़ नहीं है, फरवरी 2024 में, इसी साल 2024 में स्पेस सेक्टर में भी 100% एफडीआई कर दिया गया है। देखिए पीआईबी का न्यूज़ आप देख सकते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस मतलब समझ गए ना, जिसमें कि सैटेलाइट्स छोड़ा जाते हैं, वो स्पेस सेक्टर है, आप उसे समझिए। तो उसमें भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो निवेश है उसके लिए अनुमति कब दिया गया, फरवरी 2024 में दे दिया गया है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इससे क्वेश्चन क्या है, किस व्यापारिक नामकरण कंपनी ने भारत के लिए पहला लोटरिंग एरियल्स म्यूनियंस पेश किया है। हमने बताया आपको कि ये जो बनाया गया है प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, भले इसका डिज़ाइन जो है वो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया है, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, निजी कंपनी के द्वारा। तो किसने पेश किया है ये आपको सही उत्तर में बताना है, और सही उत्तर क्या है, KDS, कैडेट डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नासा वेव हिंट्स टू पॉसिबल एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग। नासा के द्वारा क्या है, डिटेक्ट किया गया है एटमॉस्फेरिक गैस सराउंडिंग 55 कैनराई ई, एक उपग्रह के चारों तरफ एक गैस का सराउंड, जो गर्म गैस का गोला होगा वो नासा के द्वारा खोजा गया है, उसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए इससे देखिए, ये जो खोजा गया है एक चट्टानीय ग्रह है, और पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी मापने की इकाई होती है, लेकिन ये खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष यानी कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जाहिर सी बात है यह बहुत लंबी दूरी होगी, क्योंकि प्रकाश की स्पीड आप जानते हैं इतना हाई होने के बाद भी एक साल में इसके द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये कितना, ये ग्रह जो है ये 41 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। और यह शोध कहाँ, इस शोध को कहाँ प्रकाशित किया गया है, जो यह हुआ है नेचर नाम के पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया है। तो आपको बताना है कि गैस की जो खोज किया गया है वो जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप के माध्यम से किया गया है, और ये जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप किसका है, नासा का है, टेलीस्कोप दूरबीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। क्या है, agriculturepost.com से लिया है, और ये क्या है,
ICAR-CMFRI आइडेंटिफाइज 2 न्यू स्पीसीज ऑफ द निडल फिश फ्रॉम इंडियन वाटर। भारत के जो जल हैं उसमें 2 नए स्पीसीज किसके, मछली के पाए गए हैं। और किसने खोजा है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। और चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने, और ये मछली का नाम क्या है, देखिए पहला एबलिन्स जोसेबर्गेमेंसिस और एबलिन्स ग्रास्केली, ठीक है, नामक 2 प्रजाति की खोज की गई है। ये दोनों प्रजाति किस चीज़ के हैं, अभी आपने देख लिया है, मछली का। और किसने खोज किया है आपको बताना है। तो ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर है संस्थान, कोची में है। ये संस्थान कहाँ पे है, कोची केरला में ये संस्थान है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, एक और मछली का खोज किया गया है, किसके द्वारा, ये भी आप देखिए। ICAR-NVFGR डिस्कवर्स ए न्यू कैटफिश फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश में किया गया है ये खोज, ठीक है। और ये कहाँ पे है, NVFGR, ये लखनऊ में संस्थान स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और इसने इस मछली का खोज कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र रिवर में किया गया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित MCQ। किस संस्थान ने ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई नामक नई कैटफिश प्रजाति की खोज की है। इसका नाम क्या है, ध्यान देंगे, ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई नामक कैटफिश मछली है। किसने किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। और किस नदी में किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी में किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स लिया है। चाइना बीट्स US टू इमर्ज ए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024, GTRI का रिपोर्ट है। तो ये GTRI क्या है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है। और ये बिजनेस के बारे में 2 देशों के या कई देशों के बीच के बिजनेस के बारे में बताता है कि उनके बीच कितने का बिजनेस चल रहा है, कितने डॉलर का, ठीक है। तो चाइना जो है बीट्स कर दिया US को। सबसे बड़ा बिजनेस का पार्टनर भारत का भी तो कौन था, US था, भारत का, ठीक है, कौन था, US था। अब उसको बीट्स कर दिया है। अब कौन हो गया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, भारत का, भारत और चाइना सबसे आपस में बड़ा बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। ये इस न्यूज़ से है। चाइना अब फर्स्ट हो गया, US हो गया सेकेंड नंबर पर। तो हम देख लेते हैं कि कितना कितना दोनों के बीच में हो रहा है। तो भारत और चाइना के बीच में भी 118.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है, 118.4। तो जाहिर सी बात है फिर US का कितना है ये भी देख लेते हैं। तो 118.3, बहुत डिफरेंट का नहीं है, 0.4 0.3 है, लेकिन फिर भी चाइना अब US को पीछे छोड़ दिया है दोनों देशों के बीच में बिजनेस ट्रेड के मामले में। यानी कि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के रेट जुड़े हुए हैं। भारत जितना बेचता है उससे और भारत जितना खरीदता है उससे, दोनों का जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। देखिए 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था या कौन रहा, तो सही उत्तर होगा चीन, सही उत्तर होगा चीन। जब चीन हमारा इतना बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन से हमारा क्या है, सीमा विवाद भी चलता है, तो सीमा विवाद और इतने बड़े दोनों देश के बीच में ट्रेड्स की जो लेन देन है, इस बीच कैसे संतुलन बैठाया जाए, और इसीलिए ये भारत और चीन हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसरो का एक न्यूज़ है, क्या है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट, ठीक है, क्या है, तो आइए देखते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये एक इंजन है, इसे सक्सेसफुली क्या है, परीक्षण किया गया है। AMPS-4 इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ये आपको MCQ बनता है। और सही उत्तर है इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। और बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया फ्रांस टू होल्ड 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति फ्रॉम मई 13 से 26 तक के बीच में होगा। कौन सा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होगा, शक्ति। अभी देखिए 2 देशों के बीच में, शक्ति उस अभ्यास का नाम है, लेकिन किसी भी 2 देश के बीच में एक्सरसाइज सैनिक अभ्यास क्यों किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि भारत और फ्रांस के बीच में 2 और एक्सरसाइज होते हैं।
कौन से, एक गरुड़, ये एयरफोर्स में, दोनों देश के एयरफोर्स के बीच में होता है, क्या होता है, गरुड़, गरुड़, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक होता है वरुणा, 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 ये होता है नेवी के बीच में। और जो शक्ति हो गया ये होता है आर्मी के बीच में, दोनों देशों के। तो आप ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स, गरुड़ आसमान में उड़ता है इसलिए एयरफोर्स, ठीक है। वरुण, वरुण आप जानते हैं पानी के देवता, तो ये नेवी के बीच में, और आर्मी शक्ति, ठीक है। 3 एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होते हैं, गरुड़, वरुणा, आर्म, और आर्मी के लिए शक्ति, ठीक है। गरुड़ हो गया नेवी, गरुड़ हो गया एयरफोर्स के लिए, वरुणा हो गया नेवी के लिए, और शक्ति क्या हो गया, आर्मी के लिए। तो ये 3 एक्सरसाइज आप ध्यान रखिए भारत और फ्रांस के बीच में। इसका 7वां एडिशन अभी हो रहा है 13 से 26 तक। तो चलिए, अब ये एक्सरसाइज किया क्यों जाता है, क्योंकि जब भी 2 देश मित्र देश, देखिए पहला चीज़ तो दुश्मन देश के बीच में एक्सरसाइज नहीं होता। कभी सुना है भारत और पाकिस्तान ने आपस में अभ्यास किया है, कोई नहीं कर सकता ना। उससे हमें लड़ना है, और दोनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की जानकारी उसको दे देंगे, तो फिर क्या मतलब। तो ये जब भी होता है एक्सरसाइज तो 2 क्या होता है, दोस्त होते हैं, जो भी देश उसी के बीच में होता है, दुश्मन देश के साथ नहीं किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि युद्ध के समय में एक दूसरे के टेक्नोलॉजी से हम आप अवगत रहें, या जगह से अवगत रहें कि भारत का कैसा जियोग्राफिकल एरिया है। तो फ्रांस की सेना को समझने का मौका मिले कि जब भारत से संबंधित जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ कैसे रहना है। तो इसलिए किया जाता है, एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य होता है। तो शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ भी आयोजित किया जा रहा है फिलहाल वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है, उमरोई मेघालय भारत में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 था। और न्यूज़ 11 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ 11 क्या है, UNODC रिपोर्ट्स द अनइलिंग चैलेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली। तो क्या है ये, तीसरा ऐसा रिपोर्ट जारी किया है UNODC ने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, इसका फुल फॉर्म नाम है। ये तीसरा रिपोर्ट जारी किया है, और इसमें क्या है, कौन से जंगली जीव या कौन से जीव कितने खतरे में है उसका इसमें रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, ट्रैफिकिंग इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज, तीसरी जो ये शीर्षक है, तीसरा बार जारी किया गया है संस्करण इसका। कौन से प्राणी सबसे अधिक तस्करी होता है, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेखित है। तस्करी मतलब उसे लोग चुरा कर सीधा सीधी कहिए बेचते हैं, इलीगल व्यापार करते हैं, इलीगल व्यापार। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कोरल आपने देखा अभी पिक्चर में, ये देखिए कोरल है, ये भी कोरल है, ये भी कोरल है, ये भी कोरल है। कोरल कई प्रकार के होते हैं, यह समुद्री जीव है। आप ध्यान दीजिए, ये प्लांट नहीं है, पौधा नहीं है, जीव है। पौधा के बेसिकली फंडामेंटल क्या होता है पहचान, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। ये जो भी इसके आसपास जीव आते हैं उसको ये पकड़ लेता है, जोर से अपने अंदर बांध लेता है इस सब के माध्यम से, और फिर उसका भक्षण करता है, इसलिए यह जीव है। और सबसे अधिक इसी का इलीगल ट्रेड किया जाता है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। तो सबसे अधिक तस्करी किसका होता है, कोरल्स का होता है। सबसे अधिक तस्करी किसका होता है, कोरल्स का होता है। और कितना होता है, 60% टोटल तस्करी का कोरल का होता है तस्करी, ठीक है। और इसके बाद क्रोकोडाइल का कितना होता है, 9%। 9% किसका होता है, क्रोकोडाइल का। इसके बाद तीसरा नंबर पे इस रिपोर्ट का अनुसार क्या है, हाथी का भी तस्करी अच्छा खासा है, कितना, 6% का। अब देखिए ये तस्करी क्यों किया जाता है, आप माला पहनते होंगे गले में, उसमें मोती मूंगाई सब आता है डिजाइन का, क्या होता है, वो समुद्री जीव का ही तो बना होता है। तो इस तरह के कई चीज़ों के लिए तस्करी किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे भोजन के लिए तस्करी किया जाता है किसी भी जीव का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, दोहा डायमंड लीग 2024 हुआ है, उसमें क्या है हाईलाइट्स में, नीरज चोपड़ा फिनिश सेकेंड, दूसरे रैंक पे पूरे विश्व में आए हैं। और कितना, इतना दूरी का भाला फेंक थ्रो में 88.36 मीटर के ये भाला फेंके हैं, और सेकंड नंबर पे आए हैं, ये न्यूज़ है भारत के लिए। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का हमने लिया है, फर्स्ट नंबर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट नंबर का हमारे देश के नहीं है। तो हमारे एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट होता है अधिकतर वो अपने देश के जो खिलाड़ी जितना टॉप आते हैं उसके हिसाब से होता है। तो हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में क्या है, दूसरा स्थान पर रहे हैं, क्या रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो फिर पहले स्थान पे कौन रहे हैं ये हम जान लेते हैं। MCQ में भले ही हमने भारत के नीरज चोपड़ा को हमने शामिल किया है, लेकिन पहले पे कौन है ये आप जान लीजिए, चेक रिपब्लिक के जाकूब वार्डलेज। देखिए स्पेलिंग है WADLEJCH, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, वार्डलेज, जाकूब वार्डलेज।
ये कहाँ के हैं, चेक रिपब्लिक के हैं और ये आए हैं पहले स्थान पे 88.36 मीटर, ठीक है, इन्होंने फेंका है। और एक प्रकार का यह अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, क्या, दोहा डायमंड लीग जो है एथलेटिक्स प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड सीएम पूछकर ANI का एक ट्विटर से हमने लिया है, ट्विटर से। देखिए सोशल मीडिया का भी यूज आप प्राइम में इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जो न्यूज़ चैनल होते हैं सोशल मीडिया में, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उसको आप फॉलो करेंगे तो उससे आपको न्यूज़ मिलता है। तो आप सोशल मीडिया को भी यूज़ कीजिए, तो थोड़ा बहुत उस पर पढ़ाई के भी उससे यूज़ कीजिए। तो ANI जो है भारत का समाचार एजेंसी, उसका एक पोस्ट था ट्विटर पे, हमने वहाँ से लिया है और ये अच्छा खासा न्यूज़ है, इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्वीट्स वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर फॉरेस्ट फायर्स इज पायरुल। पायरुल एक पेड़ होता है इस तरह का, देखिए पायरुल का पेड़ का पौधा होता है, नुकीला नुकीला उसका पत्ता होता है। और इससे क्या होता है कि मेन रीजन क्या है, यह फॉरेस्ट में फायर्स का, जंगल में आग लगने का, क्योंकि इसका पत्ता सूखता है तो इसमें बहुत तेज़ी से आग लगता है। ये आग के प्रति वल्नरेबल है, बहुत जल्दी आग लगता है, तो इससे वनों को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उन्होंने इससे संबंधित एक स्कीम लॉन्च किया है, डिस्पोजल के वी आर रनिंग ए कैंपेन एलोंग विद द कॉमन पीपल अंडर द कैंपेन पायरुल लाओ पैसा पाओ। देखिए क्या है स्कीम का नाम, पायरुल लाओ पैसा पाओ। पायरुल क्या है, एक प्रकार का पेड़ है जिसमें बहुत जल्दी उसके पत्तों में आग पकड़ता है। और ये है ₹50 पर केजी के हिसाब से, अगर उसके पत्ते आप ले जाइएगा तो दिया जाएगा। और यही न्यूज़ ANI है, तो उसी को ट्वीट करते हुए हिंदी में फिर ये किनका है, पुष्कर सिंह धामी कौन है, उत्तराखंड के सीएम हैं। लेकिन यहाँ ट्विटर पे क्या है, मोदी का परिवार, ये पता नहीं इस तरह से क्यों मोदी का परिवार सब लिख रहे हैं। अगर सही वाजिब में लिखना हो तो आप उत्तराखंड के सीएम हैं, आप सीएम ऑफ उत्तराखंड लिखिए, ये होता है। ये किसी एक व्यक्ति के नाम का परिवार आप किसी पद पे रहते हुए, शायद मेरे ख्याल से ये उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे आप उत्तराखंड सीएम लिख सकते थे ब्रैकेट में। ये जो है ना मोदी का परिवार लिखना, इस तरह के कल के ये सीएम रहेंगे और मोदी जी यदि मान लीजिए कि कुछ भी नहीं रहेंगे या जो भी है, मोदी सब दिन तो रहेंगे नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, तो क्या ये मोदी का परिवार ही लिख के छोड़ेंगे कि फिर सीएम लिखेंगे? ये सब एक चुनावी एजेंडा होता है, तो ये कितना सही है कितना गलत ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन इनको उत्तराखंड सीएम लिखना ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे खुद पद पे हैं, तो आप अपने पद को लिखिए। तो पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है स्कीम, क्या है, पायरुल लाओ पैसा पाओ। और इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं हमसे क्यों, पायरुल से संबंधित किस समस्या का समाधान पायरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जंगल में आग लगने की समस्या इससे होती है, उसी के लिए इस स्कीम को लाया गया है। कहाँ के सरकार के द्वारा लाया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है पायरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। चलिए और देखिए, ये कोई गवर्नमेंट है जब पैरोल खरीदेगा तो खरीद के क्या करेगा? आपको बताया इसमें बहुत जल्दी आग लगता है, जाहिर सी बात है, यहीं से आप पकड़िए। जब आग लगता है तो सरकार भी खरीदेगी तो इसको कुछ यूज करेगी, तो किससे संबंधित, जो इसका गुण है उससे संबंधित यूज करेगी। तो आग से क्या होगा, बिजली। कोयले से क्या बनता है, बिजली, थर्मल पावर। तो बिजली इसको खरीद के बनाएगी गवर्नमेंट। और 25 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ में, उत्तरकाशी में। इसके लिए उत्तरकाशी जिला में, उत्तरकाशी जिला में कितना, 25 किलोवाट, मेगावाट नहीं, ध्यान रखिएगा, किलोवाट बहुत छोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। 1-2 किलोवाट का लोड तो आपके घर में होता है, लेकिन फिर भी कम से कम जंगल को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, न कि बिजली उत्पादन करना, ठीक है। इसलिए जंगल की आग को बचाना इसका उद्देश्य है। और ये जो इस खरीदा जाएगा उसका यूज उसके रूप में किया जा रहा है, लेकिन मेन उद्देश्य है जंगल की आग को, जो है आग से जंगल को बचाना। नेक्स्ट क्या है, देखिए, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी का रैंकिंग दिया जाता है पूरे विश्व में। और इसमें भारत के कौन से यूनिवर्सिटी आया है, तो भारत का आया है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरला में है, वो भारत में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन के आया। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भारत में नंबर 1, लेकिन ये जो रैंकिंग जारी किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। तो भारत का तो पहला है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने नंबर का है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 41 स्थान पे है, 81 स्थान पे है। कितने पे है, 81 स्थान, 81वां स्थान पे है। और भारत का यह पहला है, तो भारत का पहला। और अंडर 100 में और कौन सा यूनिवर्सिटी आया है, आप हमें बताइए कमेंट में। एक और यूनिवर्सिटी आया है, तो कौन सा है वो आप हमें कमेंट में बताइए, कुछ आप भी रिसर्च कीजिए। तो ये है हमारे यहाँ का एजुकेशन का
स्थिति कि हमारे यहाँ का जो पहला एक आया भी है अंडर 100 में, तो वो कितना पे आया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 81वां स्थान पे आया, 81 स्थान पे आया है। अब हम क्या कहते हैं, विश्व गुरु की हम सपना देख रहे हैं, और किस चीज़ का सपना देख रहे हैं, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। क्या ऐसे ही बनेंगे विश्व गुरु, 81वां स्थान पे आएंगे तो? नहीं फ्रेंड्स, ऐसे विश्व गुरु नहीं बना जा सकता। विश्व गुरु बनने के क्या है, कुछ आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके मामले में अरविंद केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं इनके, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट, आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट का एजुकेशन पे फोकस उतना नहीं है। आप कमेंट बताइए भारत के बजट का कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च किया जाता है इस साल के बजट में, आप बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे हमें। उसी से तो ये रैंकिंग का आके क्या मतलब है, जो एजुकेशन में जिस गवर्नमेंट जितना खर्च करेगी उसी के हिसाब से तो यूनिवर्सिटी वगैरह भी सब टॉप करेंगे। तो हम ये देखिए सब फर्स्ट कौन आया है, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का आया है। 2023 में भी ये फर्स्ट था और 2024 में भी फर्स्ट है। इस तरह से टॉप 5 का लिस्ट हमने दिया है, और भारत का जो यूनिवर्सिटी है वो 81वां स्थान पर है। देखिए विश्व को कैसे बना जाता है ये न्यूज। जापान कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर 6G डिवाइस, जो कि 500 गुना फास्टर होगा 5G से। ये हो गया है, जापान ने 6G लॉन्च कर दिया है, और ये होगा 5G से 500 गुना फास्ट होगा। और भारत में तो अभी 5G ही पूरे गांव में नहीं आया है, सिर्फ शहरों में आया है। कहीं और आ गया हो सकता है आप लोग क्या, मेरे गांव में तो नहीं आया है। किसके किसके गांव में अभी 5G है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा चल रहा है। तो इससे भी विश्व गुरु कैसे बना जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कि आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ जाएँ 81वें स्थान पे और कहें कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हो गए हैं, हम फिर से सोने की चिड़िया बनने वाले हैं। नहीं, ये डेटा के अनुसार ये फिट नहीं बैठता है। कैसे हो जाएंगे भैया, 5 किलो चावल से थोड़ी विश्व गुरु बना जा सकता है। जहाँ 5 किलो चावल 80 करोड़ जनता भारत सरकार से लेकर खाना खा रही है, अपने पेट भर रही है, और ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, सेल भिलाई टू सेटअप छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग, जल में तैरता हुआ एक सोलर प्लांट बैठाया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, अलग से ज़मीन लैंड जो है वो सरकार को कहीं से एक्वायर नहीं करना पड़ता है। तो ये बैठाया जाएगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, किसके द्वारा, सेल भिलाई के द्वारा, और NTPC, ये दोनों का साझेदारी रहेगा। और ये कहाँ बैठाया जाएगा, जी यहाँ पे बैठाया जाएगा जलाशय में। उस जलाशय का क्या नाम है, मारोदा, मारोदा जलाशय। ध्यान रखिएगा, इस जलाशय का क्या नाम है, मारोदा जलाशय। मारोदा जलाशय किस जिला में है, दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला में, तो ध्यान रखिएगा 15 मेगावाट का फ्लोटिंग, ठीक है। देखिए अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 टोटल हैं, उसमें से 7वें नंबर का जो SDG है क्या है, वो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो उसमें ये इससे टोटल ऐड हो जाएगा हमें 7वां SDG को अचीव करने में। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, 17 हैं टोटल। कौन कौन है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला क्या है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, गरीबी हटाओ। जीरो हंगर, ठीक है। और गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अभी हमने एजुकेशन से देखा ना, 481 रैंक पे है भारत की यूनिवर्सिटी। और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटरी, और 7वां नंबर पे देखिए एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये क्लीन एनर्जी क्या है, यही क्लीन एनर्जी सोलर से हमें मिलता है, जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। बाकी थर्मल वाला जो होता है, खासकर कोयला के थर्मल वाला, थर्मल में भी देखिए एटम जो होता है परमाणु ऊर्जा, वो भी गर्म थर्मल के आधार पर ही वो भी काम करता है, लेकिन उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि एटम की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उसके विस्फोट से बहुत एनर्जी निकलती है, जबकि कोयले को बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है। कोयला जलाने से कौन कौन से गैस निकलते हैं आप खुद जानते हैं, जो जहरीली गैस होते हैं। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसे MCQ क्या बनता है, भिलाई स्टील प्लांट का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कौन से ज़िले में, तो दुर्ग जिले में, हमने बताया मारोदा जलाशय में, मारोदा जलाशय में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नासा बिगिंस प्रोजेक्ट टू बिल्ड रेलवे स्टेशन एंड रन ट्रेन्स ऑन मून। देखिए, और ये कब, 2030 तक रेडी हो जाएगा टू यूज। नासा जो है, नासा कहाँ की एजेंसी है, USA की, और ये क्या है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है रेलवे स्टेशन और ट्रेन चलाने की, कहाँ, चंद्रमा पे।
हम लोग अभी चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 में हैं। अभी वहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि क्या है, कैसा है वहाँ का नमूना एकत्रित करने के लिए, सैंपल के लिए। और देखिए यूएसए का नासा अब वहाँ पे रेलवे स्टेशन और रेलवे बनाने की तैयारी कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी में आगे है। और विश्व गुरु के सपना कौन देखते हैं? हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। नासा द्वारा चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले पहले रेलवे सिस्टम का नाम क्या है? तो उस रेलवे सिस्टम का नाम आपको बताना है फ्लोट। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक उसका नाम है, जो चंद्रमा पे रेलवे स्टेशन और रेलवे चलाने की तैयारी कौन कर रहा है? नासा के द्वारा किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। डे से संबंधित यहाँ पे हम इसका विशेष एनालिसिस नहीं करेंगे। टोटल 9 डे है, जो कि 11 तारीख से 18 तारीख के न्यूज़ के बीच में ये डे रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये जो भी न्यूज़ बनते हैं वो पीछे के बनते हैं। तो 8-9 मई का है, तो 10-11 के पेपर में या कहीं भी वेबसाइट पर अपडेट होंगे, तो इसलिए हमने ये 11 से 18 का न्यूज़ कवर किया है। लेकिन यहाँ पे डे आपको 8-9 मई का भी मिल रहे हैं। कारण बस यही है कि न्यूज़पेपर में अपडेट 1-2 दिन बाद ही होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी घटना दुर्घटना या कोई भी इवेंट के बाद। तो इसको आप खुद से देख लीजिएगा। और ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या चाहिए आप हमें कमेंट में नीचे बताइए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें कि इसका PDF देते हैं, जो हम महीने में एक बार PDF प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और महीने के अंत में जो हमने पढ़ाया है, जो हमने आपको करंट अफेयर अभी, उसका PDF प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।